अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सैयद सकलैन मेहदी है और मैं जो है वो आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। आज जो हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा ए सेलुलर लाइफ। ठीक है? ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद चैप्टर नंबर 5 है और इसको आज हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, आज के हम इस पहले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें। एक हिस्ट्री, दूसरा डिस्कवरी, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर, ठीक है? आज के इस लेक्चर में हम ये 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटा आप आज से पहले एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? यही बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी इस दुनिया के तमाम जानदार जो हैं वो सेल के बने हुए हैं। लेकिन आज हम उस जानदार की बात करेंगे जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स शो कर रहा है, जो कि लाइफ है। क्यों क्यों लाइफ है? क्योंकि वो कैरेक्टर्स शो कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। किसके कैरेक्टर शो कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि वो जानदार जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर शो कर रहा है वो सेल का बना हुआ नहीं है। नॉट मेड अप ऑफ सेल, नॉट मेड अप ऑफ सेल, यानी हम उस जानदार की बात करेंगे जो कि सेल का बना हुआ नहीं है। लेकिन आज से पहले हम जानदार की डेफिनेशन क्या पढ़ते थे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, तमाम जानदार सेल के बने हुए हैं। तो सर फिर हम इसको जानदार क्यों मान रहे हैं? रीजन बिहाइंड इसको जानदार इसलिए मान रहे हैं सेल का बना ना होने के बावजूद भी, क्योंकि ये जानदारों के कैरेक्टर शो कर रहा है। सबसे बड़ा कैरेक्टर जानदार का ये है कि वो रिप्रोड्यूस करता है, तो ये भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसके भी बच्चे इस दुनिया में आते हैं, तो हम जो है वो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार करते हैं। अच्छा जी, तो सर ऐसा जानदार कौन है? तो ऐसा जानदार है वायरस, यानी वायरस वो जानदार है जो कि सेल का बना हुआ नहीं है, जो कि सेल नहीं है, बट स्टिल कैरेक्टर शो कर रहा है। किसके कैरेक्टर शो कर रहा है? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या शो कर रहा है? रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे पैदा करता है, ठीक है? सो रिप्रोड्यूस करना इसका एक जो है वो कैरेक्टर है जो कि इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार कर रहा है, ठीक है? अच्छा जी, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वायरस को। बच्चों अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं वायरसेस की, तो हिस्ट्री देखें क्या है। बच्चों एक साइंसदान था, उस साइंसदान का नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है? एडवर्ड जेनर एक साइंसदान था। इस साइंसदान ने 1796 में, रिमेंबर द डेट, 1796 में वैक्सीन डेवलप करी। क्या डेवलप करी? वैक्सीन डेवलप करी 1796 में। अच्छा, किस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हुई? वैक्सीन डेवलप हुई स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप कर ली 1796 में। अच्छा, ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है ना, ये उस दौर की एक फैटल डिजीज है, ठीक है? यानी इसका डेथ रेशियो बहुत ज्यादा था, तो इसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन डेवलप कर ली एडवर्ड जेनर ने 1796 में। आपकी सिंध बोर्ड की बुक में ये बात मौजूद नहीं है, लेकिन ये फेडरल बोर्ड की बुक में जो है वो बात मौजूद है। अच्छा, जब इसने एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप करी स्मॉल पॉक्स डिजीज की, तो इसको मालूम नहीं था कि ये स्मॉल पॉक्स डिजीज का पॉजिटिव एजेंट कौन है, लेकिन स्टिल वैक्सीन डेवलप हो गई। अच्छा, आज हम जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है? बट उस वक्त एडवर्ड जेनर जिसने ये वैक्सीन डेवलप करी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए, उसको मालूम नहीं था कि ये डिजीज कॉज कौन करे, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, ठीक है? अच्छा, टाइम आगे बढ़ा और एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर साहब ने ये टर्म मुतारिफ करवाई वैक्सीनेशन की, ठीक है? टर्म वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है, अमल है, इसकी टर्म जो जिस साहब ने पेश करी वो साहब थे लुइस पास्चर, ठीक है? फिर वक्त आगे बढ़ा और एक तारीख आई जो कि एक रिमार्केबल डिस्कवरी के तौर पे याद रखी जाती है, दैट इज 1884।
इस 1884 में लुइस पास्चर के ही एक असिस्टेंट यानी शागिर्द जिनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड, इन चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक फिल्टर पेपर बनाया। फिल्टर पेपर जानते हैं आप लोग? फिल्टर पेपर हम ऐसे पेपर को बोलते हैं जिसमें पोर्स होते हैं और जिनसे चीजें जो है वो फिल्टर होती है। जैसे आपके घरों में यूज होने वाली छन्नी, ठीक है, तो छन्नी में हम क्या क्या करते हैं, चाय जो है वो उस पर पोर करते हैं और पत्ती ऊपर रह जाती है और बाकी जो है वो हमारी चाय नीचे फिल्टर हो जाती है। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक फिल्टर पेपर बनाया और इस फिल्टर पेपर का नाम है पोर्सिलियन, पोर्सिलियन फिल्टर। अच्छा, इसको हम, इस पोर्सिलियन फिल्टर को हम चैम्बरलैंड फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो पोर्सिलियन फिल्टर है ना बेटा, इसका जो पोर साइज था, यानी इसमें जो होल्स थे, इसमें जो सुराख थे जिनसे चीजों ने फिल्टर होना था, उसका पोर साइज था 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, या माइक्रोन भी बोल सकते हो आप लोग। और अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, जो हमारी फेडरल बोर्ड की बुक है, उस फेडरल बोर्ड की बुक में पोर्सिलियन फिल्टर का जो पोर साइज है वो 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चैम्बरलैंड फिल्टर मौजूद था, इस चैम्बरलैंड फिल्टर यानी पोर्सिलियन फिल्टर का जो पोर साइज था, इसमें जो सुराख थे, उनका जो साइज था वो था 0.1 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोन। और फेडरल बोर्ड ने इसको 0.1 माइक्रोमीटर वाले यूनिट में नहीं दिया हुआ, नैनोमीटर में दिया हुआ, तो 0.1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर। तो ये आपने इसका पोर साइज याद करना है। अच्छा, जब चैम्बरलैंड ने ये फिल्टर पेपर इस्टेब्लिश कर लिया, बना लिया, तो यहाँ पर इसने दो बातें करी। इसने एक बात क्या करी यहाँ पर, इसने कहा मेरा ये जो फिल्टर पेपर है, मेरा ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते। बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस, ठीक है, बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस। अच्छा, दूसरी चीज इसने क्या बोली, इस फिल्टर पेपर को बनाने के बाद एक्सपेरिमेंटली इसने जाहिर है ये चेक किया होगा सारा। इसने दूसरी चीज ये बोली कि रेबीज को कॉज करने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है, अगेन आज हम जानते हैं कि रेबीज एक डिजीज है जो कि एक वायरस कॉज कर रहा है, बट उस वक्त चैम्बरलैंड साहब ये नहीं जानते थे। चैम्बरलैंड साहब ने सिर्फ इतनी बात करी, इसने कहा कि मेरे इस फिल्टर पेपर को, जिसका पोर साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, इसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर रहे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली चेक करा, ठीक है, आगे हम बात भी करेंगे एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक हुआ। इन्होंने ये चेक कर लिया कि बैक्टीरिया क्रॉस नहीं करेंगे, बैक्टीरिया ऊपर जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ऊपर ही रह जाएंगे, जैसे पत्ती चाय के ऊपर रह जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, वो नीचे नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात और करी, इन्होंने कहा मैंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज चेक करी है कि रेबीज को कॉज करने वाला, रेबीज का पॉजिटिव एजेंट, अगेन यहां पर ये नहीं बोल रहे कि रेबीज का, रेबीज कॉज करने वाला वायरस, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं था कि रेबीज को कॉज कौन कर रहा है, तो इन्होंने कहा रेबीज का पॉजिटिव एजेंट, कॉजिंग एजेंट जो है ना वो क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है, कैन क्रॉस, ठीक है। इन्होंने ये दूसरी बात जो है वो कर दी यहाँ पर। अच्छा, फिर आगे मजीद बात करते हैं। 1884 में सारा मामला हुआ था। अब साल आया 1892 का, ठीक है ना। 1892 में एक और साइंसदान थे जिनका नाम है आइवानस्की, ठीक है, आइवानस्की। आइवानस्की ने क्या किया, आइवानस्की ने ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया आइवानस्की ने, आइवानस्की जो है वो आप मान लें अपने रास्ते से जा रहे थे और इनको जो है वो कुछ प्लांट्स दिखे जो टोबैको के प्लांट्स थे। किसके प्लांट थे? टोबैको प्लांट थे। मान लें ये टोबैको प्लांट है और ये आ गया कोई टोबैको प्लांट का लीफ, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने ऑब्जर्व किया आइवानस्की ने कि जो टोबैको प्लांट्स है ना, इन टोबैको प्लांट्स के लीव्स पर इनको स्पॉट्स दिखे, ठीक है, स्पॉट्स दिखे लीव्स पर। अच्छा, स्पॉट्स को हम कहते हैं मोजेक्स, स्पॉट को हम नाम देते हैं मोजेक का। तो आइवानस्की ने 1892 में टोबैको प्लांट, तंबाकू का पौधा, उसके लीव्स पर स्पॉट्स देखे, स्पॉट्स को हम मोजेक बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो टोबैको प्लांट है इसको मोजेक डिजीज हुई है। इस डिजीज को नाम दिया गया टोबैको मोजेक डिजीज, क्योंकि टोबैको प्लांट को हुई भी थी, टोबैको मोजेक डिजीज, ठीक है, टीएमडी भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो आइवानस्की ने 1892 में टोबैको प्लांट के लीव्स पर मोजेक यानी स्पॉट्स देखे और इन्होंने कहा ये टोबैको प्लांट जो है वो
डिजीज जो अब है इसको डिजीज है, इस डिजीज को नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक डिजीज। अच्छा, अगेन 1892 तक वायरसेस डिस्कवर नहीं हुए हुए थे, तो आइवानस्की ने, क्योंकि ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि प्लांट को डिजीज हुई हुई है, इसने यहाँ पर एक इंटेलिजेंट गैस दिया। देखिए साइंसदान जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, जब भी कोई चीज ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्जर्व करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई हाइपोथेसिस देता है, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब है इंटेलिजेंट गैस देता है। तो इसने टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है वो ऑब्जर्व करी, टोबैको प्लांट के लीव्स पर मोज़ेक थे, इसने यहाँ पर एक गैस करा। इसने कहा मेरे मुताबिक दिस डिजीज, यानी उसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि मेरे मुताबिक ये डिजीज कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, क्योंकि उस दौर में, जिस दौर की ये बात आपको बता रहा हूँ, उस दौर में कॉजेटिव एजेंट यानी डिजीज कॉजेटिव एजेंट के तौर पे सिर्फ बैक्टीरिया जाने जाते थे, वायरसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगेन मैंने आपको बताया कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसने कहा मुझे ये लगता है कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है ना, जिसमें मोज़ेक पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स पड़ रहे हैं लीव्स पर, ये डिजीज जो है वो कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। सो इसका हाइपोथेसिस क्या क्या था? टोबैको मोज़ेक डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, ये इसका हाइपोथेसिस था, ये इसका इंटेलिजेंट गैस था। अच्छा, साइंसदान ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस देते हैं, इंटेलिजेंट गैस करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट गैस करने के बाद वो वहां पर रुकते नहीं है, वो अपने उस गैस को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं। तो अब आइवानस्की साहब ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया ये देखने के लिए कि आया जो वो हाइपोथेसिस, आया जो वो इंटेलिजेंट गैस दे रहे हैं कि उनके मुताबिक ये डिजीज जो है वो कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लीव्स लिए जिन पर मोज़ेक था, इन लीव्स का एक मिक्सचर तैयार कर लिया, इनको क्रश करा, ठीक है, इनका एक मिक्सचर तैयार करा, ठीक है, और उस मिक्सचर को इन्होंने पास कर दिया पोर्सिलियन फिल्टर से। किससे पास कर दिया बेटा? पोर्सिलियन फिल्टर से पास कर दिया इन्होंने, ठीक है। टोबैको मोज़ेक यानी वो टोबैको प्लांट जिसके लीव्स पर ये मोज़ेक पड़े हुए हैं, उन लीव्स को लिया, उन लीव्स को क्रश करा, ठीक है, क्रश करने के बाद उनका मिक्सचर बनाया, और मिक्सचर बनाने के बाद उसको पास कर दिया। किससे पास कर दिया बेटा? पास कर दिया पोर्सिलियन फिल्टर से, ठीक है ना। अच्छा, अब जब इसने पोर्सिलियन फिल्टर से पास किया तो नीचे क्या आया? नीचे आ गया फिल्ट्रेट, जो चीजें पास होकर नीचे आ गई, फिल्ट्रेट। अच्छा, अब क्योंकि इसने अपने इस मिक्सचर को, इस लीव्स को, देखिए बात सुने, जब ये लीव्स का मिक्सचर बना रहा है तो लीव्स पर मोज़ेक है, और मोज़ेक कॉज कौन कर रहा है? इसने कहा मोज़ेक कॉज कर रहा है बैक्टीरिया। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट होगा यानी बैक्टीरिया होगा। इन्होंने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर बनाने के बाद इसको पास कर दिया किससे? इसको पास कर दिया पोर्सिलियन फिल्टर से, और नीचे क्या आया? नीचे जो चीज फिल्टर होकर आती है ना उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। इन्होंने कहा ये जो फिल्ट्रेट नीचे आया ना, ये फ्री है। किससे फ्री है? फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। और इनके मुताबिक डिजीज कॉज कौन कर रहा है? इनके मुताबिक डिजीज कॉज कर रहा था बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो मेरा फिल्ट्रेट नीचे आया है ना, दिस फिल्ट्रेट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ये फिल्ट्रेट बैक्टीरिया से फ्री है बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने इस फिल्ट्रेट को अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने इस फिल्ट्रेट को अप्लाई कर दिया। किस पर अप्लाई कर दिया? हेल्दी टोबैको प्लांट्स पर, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट नीचे आया था, जिस फिल्ट्रेट को इन्होंने जो है वो जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये फ्री है, किससे फ्री है? ये बैक्टीरिया से फ्री है। इस फिल्ट्रेट को इन्होंने अप्लाई कर दिया हेल्दी टोबैको प्लांट पर। अच्छा, इन्होंने क्या सोचा होगा? इन्होंने सोचा होगा कि क्योंकि ये फिल्ट्रेट बैक्टीरिया से फ्री है तो इसका मतलब है डिजीज कॉज नहीं होगी हेल्दी प्लांट में। लेकिन इनके सोचने के बरअक्स आंसर मिला, रिजल्ट आया। वो क्या था? तमाम हेल्दी जो टोबैको प्लांट से उनमें डिजीज हो गई थी, यानी वो डिजीज हो गए थे। कौन सी डिजीज हो गई थी उनके अंदर? टोबैको मोज़ेक डिजीज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको एक आइडिया हुआ। क्या आइडिया हुआ इनको? आइडिया ये हुआ कि इसका मतलब है यार, ये जो पॉजिटिव एजेंट है ना, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये कोई छोटी चीज है जो कि डिजीज कॉज कर रही है। अच्छा, ये जो फिल्ट्रेट आया था ना यहाँ पर नीचे फिल्टर होकर पोर्सिलियन फिल्टर से, इन्होंने इस फिल्ट्रेट को बेटा, इस फिल्ट्रेट को इन्होंने नाम दे दिया। इसको इन्होंने कहा फिल्टरेबल फिल्टरेबल वायरस का, ठीक है। जो फिल्ट्रेट नीचे आया ना, इस फिल्ट्रेट को नाम दिया फिल्ट्रेबल वायरस का। अब यहाँ पे सवाल ये, सर वायरस डिस्कवर हो गया? नहीं बेटा, वायरस का मतलब आज वो वायरस नहीं था उस दौर में वो वायरस जिस वायरस को आज हम जानते हैं। यहाँ पर वायरस का मतलब है
पॉइजन, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेबल पॉइजन, यानी इन्होंने कहा कोई ऐसा पॉइजन है जो कि फिल्टर हो रहा है, ठीक है, जो फिल्टर हो रहा है, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया फिल्ट्रेबल वायरस का। तो अगेन इन्होंने वायरस डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने कहा कि ये जो फिल्ट्रेट है ना, जिसको मैंने पोर्सिलिन फिल्टर से पास किया, नीचे जो फिल्ट्रेट आया, ठीक है, इस फिल्ट्रेट को नाम दे दिया फिल्ट्रेबल वायरस का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो वायरस है जिस वायरस को आज हम जानते हैं एक शनाख्त के तौर पे, एक आइडेंटिटी के तौर पे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे। ये वो वायरस हरगिज नहीं था। वायरस का मतलब है पॉइजन, मैंने कहा कोई फिल्ट्रेबल पॉइजन है, यानी कोई ऐसा पॉइजन है जो फिल्टर हो पा रहा है, ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक ये बात हुई। अच्छा, फिर वक्त आगे बढ़ा और बेटा डेट आई हमारे पास 1899। 1899 में एक साइंसदान था, उस साइंसदान का नाम है बीजरनिक। बीजरनिक, ठीक है। 1899 में एक साइंसदान है जिस साइंसदान का नाम है बीजरनिक। अच्छा, बीजरनिक साहब ने सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट जो है ना वो आइवानस्की वाला परफॉर्म किया और आइवानस्की के वर्क को रीडिस्कवर किया। क्या करा? रीडिस्कवर करा। रीडिस्कवर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई साइंसदान ना किसी भी टॉपिक पर कोई भी रिसर्च करता है तो वो उस टॉपिक पर होने वाली प्रीवियस रिसर्च को पढ़ता है, पुरानी रिसर्च को पढ़ता है और देखता है यार काम कहाँ तक हुआ है, ठीक है ना। तो बीजरनिक ने जो है वो आइवानस्की काम को चेक करा कि आया आइवानस्की ने जो काम किया है, जो बातें आइवानस्की ने जर्नल पेपर में छापी हैं, लिखी हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसने रीडिस्कवर करा। बस एक काम इसने एक्स्ट्रा करा, वो ये करा कि वो जो पोर्सिलेन फिल्टर से पास होकर फिल्ट्रेट नीचे आया था ना, उस फिल्ट्रेट को उस फिल्ट्रेट को इस साहब ने नाम दिया कॉन्टेजियस कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड नाम दे दिया। किसने नाम दे दिया? बीजरनिक ने, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ। फिर वक्त आगे बढ़ा और डेट आई 1935। दिस वॉज द ईयर ऑफ रिमार्केबल डिस्कवरी। बहुत शानदार ईयर था। एक साइंसदान साइंसदान जिसका नाम है स्टैनली डब्ल्यू एम स्टैनली। बेटा इस दौर में 1935 की जबकि मैं बात कर रहा हूँ, इस दौर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था तो बेटा वायरसेस नजर आ गए। किस साहब को नजर आ गए? स्टैनली साहब को। स्टैनली साहब ने जिस वायरस को पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया वो वायरस था टोबैको टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। तो 1935 में जाकर 1935 में जाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद एक साइंसदान जिसका नाम डब्ल्यू एम स्टैनली था, उसने जो है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज के कॉजेटिव एजेंट जो कि कौन है? टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसको देख लिया। देखने के बाद इसको आइसोलेट करा, यानी इसको अलहदा करा, अलग करा और एंड उसके क्रिस्टल बना लिए। क्या बना लिए? क्रिस्टल्स बना लिए। आइसोलेट करा और साथ साथ उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। आपने देखे ना चीनी के क्रिस्टल्स, ठीक है, नमक के क्रिस्टल्स, इस तरह क्रिस्टल बना दिए उस वायरस के। कौन से वायरस के? टोबैको मोज़ेक वायरस के। तो अब आपने याद रखना है कि टोबैको मोज़ेक वायरस इज फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड वायरस। ये सबसे पहला वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो यहां पर हमने मेरे बच्चों बात करी डिस्कवरी की, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री को, ठीक है। तो फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड वायरस है कौन है? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप याद रखेंगे डब्ल्यू एम स्टैनली। व्हेन वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1935, व्हिच वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। पहला वायरस सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ? तो वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई डिस्कवरी और हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक है। एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है, वाई वायरसेस आर वाई वायरसेस आर लिविंग, ठीक है।
ये सवाल जो है वो हमसे पूछा जाता है कि वायरसेस को लिविंग क्यों शुमार किया जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि वायरसेस सेल के बने हुए नहीं है, लेकिन फिर भी लिविंग शुमार क्यों किया जा रहा है। तो इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि रिप्रोड्यूस दे रिप्रोड्यूस ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं करेक्टर की तरफ मूव करूं, वायरसेस के बारे में ना एक लाइन जान लें आप। अच्छा, आपने क्या लाइन जाननी है वायरसेस के बारे में? सर, वायरसेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, है ना? वायरसेस को डिफाइन कैसे करते हैं, तो याद कर लें, वायरसेस के बारे में हम बोलते हैं दे आर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट सेलुलर सेलुलर पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइट हम उस जानदार को बोलते हैं बेटा जो किसी दूसरे जानदार में रहे, ठीक है, कुछ किसी होस्ट में रहे, उससे बेनिफिट ले और बदले में उसको नुकसान पहुंचाए, उसको हार्म कॉज करे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? लाइसिस, ठीक है ना। तो लाइसिस जो है जिन्हें हम बोलते हैं वो हमारे सरफेस पर रहती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो लाइसिस किस में आ जाएंगी? पैरासाइट में आ जाएंगी। ऐसे बहुत सारे पैरासाइट। पैरासाइट किसे बोलेंगे? उस जानदार को बोलेंगे जो होस्ट में रहेगा, उससे क्या करेगा? उससे बेनिफिट लेगा और उसको क्या कॉज करेगा? होस्ट को हार्म कॉज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, सेलुलर पैरासाइट किसे बोलेंगे? सेलुलर पैरासाइट उस पैरासाइट को बोलेंगे जो अपना होस्ट सेल को बनाएगा। किसको बनाएगा? सेलुलर पैरासाइट मीन द पैरासाइट। सेलुलर पैरासाइट किसे बोलेंगे बेटा? सेलुलर पैरासाइट ऐसे पैरासाइट को बोलेंगे जिसका होस्ट इज सेल, ठीक है ना, यानी वो सेल को अपना होस्ट बनाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे लाइसिस की बात करूं, जुओं की, ठीक है, जुएं क्या सेल में जाके रहती है? नहीं सर, ये हमारी बॉडी की, हमारी स्किन की, हमारे हेड की सरफेस पर रहती है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये हेड की सरफेस पर रह रही है तो ये है तो पैरासाइट, लेकिन ये सेलुलर पैरासाइट नहीं है, ठीक है, ये सरफेस पर पाई जा रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं टेप वॉर्म की, तो टेप वॉर्म आपकी इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक के रहता है, बॉडी की कैविटी के अंदर, बॉडी की खाली जगह में पाया जाता है, ये सेल में नहीं घुसता। लेकिन जो वायरसेस है, अगर ये वायरसेस किसी भी जानदार की बॉडी में जाते हैं ना बेटा, तो ये उसकी बॉडी के सेल के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब है दे आर सेलुलर पैरासाइट, ये सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, ठीक है। ये किसी कैविटी में नहीं रहते, ये किसी सरफेस पर नहीं रहते। ये किसको होस्ट बनाते हैं? ये सेल को होस्ट बनाते हैं। अच्छा, अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट हम कहते हैं कंपल्सरी, वाजिब, फर्ज। हम कहते हैं ना नमाज इज ऑब्लिगेटरी, इसी तरह ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी। अब सर, ऑब्लिगेट का मतलब कंपल्सरी यहां पर कैसे अप्लाई होगा? यहां पर ऐसे अप्लाई होगा कि जब तक वायरसेस होस्ट में नहीं जाते, यानी होस्ट सेल में नहीं जाते बेटा, ये इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, आउटसाइड द होस्ट। आउटसाइड द होस्ट क्या होता है बेटा? ये इनएक्टिव होते हैं। इसीलिए इनके लिए पैरासाइट बनना, इनके लिए होस्ट में जाना कंपलसरी है, वाजिब है, फर्ज है। जब तक ये होस्ट में नहीं जाएंगे, ये जो है वो इनएक्टिव रहेंगे, ना इनके बच्चे प्रोड्यूस होंगे, ना कुछ होगा इनकी जिंदगी का, ठीक है ना। अच्छा, अब दोबारा इस सवाल पर आ जाए जो हमने लिखा था कि हम वायरसेस को लिविंग क्यों शुमार करते हैं जबकि सेल के बने हुए नहीं है। तो पहला मेन पॉइंट, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, तो इसीलिए वायरसेस जो है वो किस में आ जाएंगे? वायरसेस लिविंग में आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, दे हैव दे हैव जेनेटिक मटेरियल। इनके पास क्या मौजूद है? जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल किसे बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल हम बोलेंगे उस मटेरियल को जो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं? सर, वो मटेरियल जो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, और क्या लेके पास होगा? कैरेक्टर्स को लेकर पास होगा। किसको लेकर पास होगा? कैरेक्टर्स को लेकर। तो जेनेटिक मटेरियल याद कर लें बेटा, जेनेटिक मटेरियल उस मटेरियल को बोलेंगे जो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। अब आप सब जानते हैं एक जानदार का आगाज कैसे होता है? एक जानदार का आगाज ऐसे होता है कि उसके फादर की तरफ से स्पर्म आता है, और उसकी मदर की तरफ से जो है वो, फादर की तरफ से क्या आता है? फादर की तरफ से आता है स्पर्म, और मदर की तरफ से क्या आता है? आता है एग। ये दोनों सेल है, इन दोनों सेल के अंदर डीएनए मौजूद है। क्या मौजूद है? डीएनए। और स्पर्म और एग दोनों सेल हैं, सेल के अंदर डीएनए है, और ये डीएनए जो है वो आ रहा है हमें किसकी तरफ से मिल रहा है? हमें हमें फादर की तरफ से मिल रहा है। फादर की तरफ से स्पर्म आ रहा है जो कि डीएनए लेकर आ रहा है, मदर की तरफ से एग आ रहा है जो कि डीएनए लेकर आ रहा है। और इसी डीएनए के अंदर स्टोर्ड हुई हुई है क्या? कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो स्टोर हुई है। सो हमें हमारे मदर और फादर क्या भेज रहे हैं, अपने सेल के जरिए, फादर अपने स्पर्म के जरिए डीएनए भेज रहे हैं, मदर अपनी एग के जरिए डीएनए भेज रही है। ये दोनों सेल मिलेंगे, इनसे जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट में क्या होगा, डीएनए होगा जो हमें हमारे मदर और फादर ने भेजा। और इस डीएनए के अंदर स्टोर हुई हुई है क्या, हमारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? सर जेनेटिक मटेरियल उस मटेरियल को बोलेंगे जो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। अब जरूरी नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही हो, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैन बी कैन कैन बी आरएनए एज वेल। कुछ ऐसे जानदार हैं जो अपने अपनी अगली जनरेशन को आरएनए पास करते हैं, ठीक है, और वो आरएनए कैरेक्टर्स लेकर जा रहा होता है। तो वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए भी होता है, यानी वो अपनी अगली जनरेशन को डीएनए ही भेज सकते हैं, और वो अपनी जनरेशन को या डीएनए भेजेंगे या आरएनए भेजेंगे, ठीक है। तो क्योंकि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिविंग, और क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल है तो भी ये किस में आ जाएंगे, ये लिविंग में आ जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है इनके पास। अच्छा, आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो आता है, वाई वायरसेस आर नॉन लिविंग। सर वो साइंसदान जो कि वायरसेस को नॉन लिविंग नहीं शुमार करते, वो क्यों नहीं वायरसेस को नॉन लिविंग शुमार करते हैं, वो क्यों वायरसेस को नॉन लिविंग शुमार करते हैं? हालांकि हमने देखा कि वायरसेस जानदारों वाले कैरेक्टर शो कर रहे हैं। भाई एक बात बताएं, एक बात बताएं आप, एक बात बताएं, बात ये बताएं कि रिप्रोड्यूस कौन करता है? सर रिप्रोड्यूस तो लिविंग करते हैं, कोई नॉन लिविंग चीज रिप्रोड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका मतलब है वायरसेस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिविंग का कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए आरएनए क्या किसी नॉन लिविंग के पास हो सकता है? द आंसर इज नो। सर डीएनए या आरएनए लिविंग के पास ही होता है और वही अपनी अगली जनरेशन को भेजता है। जिसका मतलब है ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग वाले हैं, जो ये शो कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये किसमें शुमार हो रहा है, लिविंग में। सर अब ये बताएं, वो वायरस, वो साइंसदान जो वायरसेस को नॉन लिविंग मानते हैं, ठीक है ना, जो कहते हैं कि नहीं भाई वायरसेस जो है वो लिविंग चीज नहीं है, वो नॉन लिविंग है, तो वो क्यों? उसका मेन रीजन, सबसे पहला जो वो जवाब देते हैं वो ये है कि दे आर अच्छा जी। अब सवाल ये था हमारे पास कि वाई वायरसेस आर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्यों है, गैर जानदार क्यों है ना? तो इसका जो साइंसदान जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि दे आर ए सेलुलर, दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन सेल के बने हुए नहीं है, इनमें सेल एब्सेंट है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं या तो भाई आप डेफिनेशन चेंज करें लाइफ की, आपने लाइफ की डेफिनेशन रखी हुई है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या तो आप इस डेफिनेशन को चेंज करें। और अगर आप इस डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं भाई तमाम जानदार सेल के बने हुए, तो क्योंकि वायरस सेल का बना हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है आप इसको किस में शुमार करें, आप इसको नॉन लिविंग में शुमार करें। तो क्योंकि वायरस सेल के बने हुए नहीं है, ए सेलुलर है, तो इसलिए हम उनको कहां पर रखते हैं, इसलिए हम उनको नॉन लिविंग में शुमार करते हैं बहुत सारे साइंसदान, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, मैंने आपको ऊपर बताया था, याद करें मैंने आपको ऊपर जो है वो बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास जो WM स्टैनली था, इसने वायरसेस को अलग करा, आइसोलेट करा, आइसोलेट करने के बाद इसने क्रिस्टल बना लिए थे उसके, है ना, वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। तो बेटा याद कर लें, कोई भी जानदार जो है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। जो जानदार होता है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, लेकिन क्योंकि वायरसेस के क्रिस्टल्स बन गए थे, क्रिस्टलाइज हो गया था, इसीलिए हम इसको किसमें शुमार करते हैं, नॉन लिविंग में। दे आर क्रिस्टलाइज, इनके क्रिस्टल बन गए थे, इसीलिए हमने इनको किसमें शुमार कर दिया, इनको हमने नॉन लिविंग में शुमार कर दिया। फिर पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब तक वायरसेस होस्ट सेल में नहीं जाएंगे ना,
सेल के अंदर नहीं जाएंगे अपने इन सेल क्या है, इनका होस्ट है, ठीक है, ये सेल को अपना होस्ट बनाते हैं। तो जब तक ये सेल के अंदर नहीं जाते ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। आउटसाइड द सेल दे आर इनएक्टिव, दे आर दे आर इनएक्टिव आउटसाइड आउटसाइड होस्ट। तो ये दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट, है ना ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नो रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, ठीक है ना, आउटसाइड द होस्ट। इसीलिए मैंने हमने कहा था कि ये ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब इनके लिए होस्ट में जाना कंपलसरी है, ठीक है। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि इनको नॉन लिविंग में शुमार करवा रहे हैं। अच्छा आगे मूव करते हैं बेटा, आगे मूव करते हैं। अच्छा बेटा अब हम जो है वो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है, बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करेंगे, ठीक है ना। वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, दिखने में कैसे है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, मैंने आपको बताई थी कि वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है वायरसेस के पास, जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल कवर हुआ हुआ होता है एक कोट से, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस के पास जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कवर हुआ होता है, किससे कवर हुआ होता है, जो कि एक कोट से कवर हुआ होता है, और इस कोड को हम नाम देते हैं कैप्सिड का। दिस कोड इज कॉल्ड कैप्सिड। एक तो इनके पास कैप्सिड होगा, और दूसरा इनके पास क्या होगा, दूसरा इनके पास होगा जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। सर डीएनए आरएनए में फर्क क्या है, आप ये देख रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड। जरूरी नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड हमेशा अगर दो धागे हो इस तरह से तो वो डीएनए हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। बस याद ही रखना है कि जो डीएनए है ना बेटा, जो डीएनए है ये बना होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। और जो आरएनए है ना बेटा, ये बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। तो डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए आपको इस तरह से जो है वो अल्लाह भला करे, इस तरह एक धागा भी मिल सकता है डीएनए का। बस डीएनए होने के लिए शर्त क्या है कि किसके बने होने चाहिए, आप बने होने चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। और इसी तरह मैंने कहा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, एक धागे का भी हो सकता है, और डीएनए इस तरह डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। और आरएनए भी इस तरह सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है आरएनए, ठीक है, और आरएनए इस तरह डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आरएनए जो है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो अच्छा आपकी बॉडी में जो आरएनए पाया जाता है ना, आप सबकी इंसानों की बॉडी में, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए कैन बी डबल स्ट्रैंडेड। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल यानी एक धागा भी डीएनए में हो सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर ले बेटा, ये आपके लिए एक नोट है, ठीक है। डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और आरएनए कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, कैन बी डबल स्ट्रैंडेड। बस दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, दोनों में मेन फर्क यही होता है कि डीएनए बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का और आरएनए बना होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। दोनों में फर्क ये है। तो वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा, और उसके अराउंड क्या मौजूद होगा, उसके अराउंड होगा प्रोटीन का कोट, ठीक है। उस प्रोटीन के कोट को हम नाम क्या देते हैं, कैप्सिड। तो ये जो कैप्सिड है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। ये बात आपने इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है। अच्छा जी, अगर हम मजीद फर्दर इसमें डीप जाएं तो जरा गौर करिएगा बेटा, जरा गौर करिएगा। हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की ही बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ
वायरस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे ना गौर करें बेटा, आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया कि वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होगा और वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन के कोट से यानी कैप्सिड से जो है वो कवर हुआ होगा। ये जो कैप्सिड है ना, ये कैप्सिड ये पूरा कैप्सिड है, ठीक है। ये छोटे-छोटे यूनिट से मिलकर बना है। एक यूनिट ये आ गया, एक यूनिट ये आ गया, एक यूनिट ये आ गया, एक यूनिट ये आ गया। इन छोटे-छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। इन छोटे-छोटे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? इन छोटे-छोटे यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। सो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कवर हुआ होता है प्रोटीन के कोट से। उसको पूरे कोट को हम पूरे कोट को इस पूरे कोट को हम क्या नाम दे रहे हैं? कैप्सिड का। और कैप्सिड भी छोटे-छोटे यूनिट से बना हुआ है, छोटे-छोटे यूनिट से बना हुआ है। इन छोटे-छोटे यूनिट्स को क्या नाम दे रहे हैं? कैप्सोमियर। अच्छा, कैप्सोमियर के बारे में याद कर ले, कैप्सोमियर भी खुद प्रोटीन का बना हुआ है। कैप्सोमियर इज इटसेल्फ अ प्रोटीन। कैप्सोमियर इज इटसेल्फ प्रोटीन। अक्सर बच्चे समझते हैं कि पूरा कैप्सिड जो है ना वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो शायद कैप्सोमियर्स जो है ना, ये जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स शायद जो है वो अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। तो बच्चे ये समझते हैं कि पूरा कैप्सिड जो है वो प्रोटीन है, तो शायद कैप्सोमियर अमीनो एसिड्स हैं। द आंसर इज नो। कैप्सोमियर भी खुद प्रोटीन ही है, ठीक है, ये भी खुद प्रोटीन है। जब छोटे-छोटे प्रोटीन्स मिल रहे हैं ना, तो ये एक बड़ा प्रोटीन बन रहा है, जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करूँ ना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, तो हम वायरस के स्ट्रक्चर को ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक वायरसेस के पास एक चीज होती है, वो होता है मेरे बच्चों, दैट इज इनर कोर। इनर कोर। और दूसरा इनके पास होता है आउटर कोट। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि वायरसेस के पास सिर्फ दो ही चीजें नॉर्मली होती हैं, एक उनका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन का कोड। मेरे बच्चों, इसी प्रोटीन के कोड को हम आउटर कोट बोल रहे हैं, आउटर कोड बोल रहे हैं। और ये जो अंदर जेनेटिक मटेरियल ना, इसी को हम बोल रहे हैं इनर कोर। इनर कोर। अच्छा, कोर हम किस चीज को बोलते हैं? कोर हम बोलते हैं किसी इंपॉर्टेंट चीज को, ठीक है ना। जैसे अगर हमारी टीम में जो हमारा मेन प्लेयर होता है ना, मेन प्लेयर होता है, हम बोलते हैं ये हमारा कोर प्लेयर है, ठीक है। इसी तरह, क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। अगेन मैंने आपको समझाया था कि डबल स्टैंडर्ड का मतलब डीएनए नहीं है। डीएनए कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। सो आरएनए कैन बी डबल स्टैंडर्ड। जरूरी नहीं है कि ये जो है वो डीएनए, ये आरएनए भी हो सकता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, आया डीएनए है या आरएनए है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है ना, सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के पास होती है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ये इनर कोर है। कोर का मतलब इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा। अच्छा, अब मोस्टली तमाम वायरसेस के पास इनर कोर के तौर पे, मेन इंपॉर्टेंट चीज के तौर पे क्या मौजूद होता है? इनके पास मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल। सबके पास होगा जेनेटिक मटेरियल। कोई ऐसा इस दुनिया में वायरस नहीं है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल ना हो। किसके तौर पे? इनर कोर के तौर पे। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ यहाँ अंदर की साइड एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स भी होते हैं इनके पास, एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। सो इनर कोर के तौर पे सारे वायरसेस के पास क्या होगा? ऑल ऑल वायरसेस के पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ इनर कोर, अंदर की साइड पर, यहाँ अंदर की साइड पर जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे बेटा? सबके पास नहीं होंगे, कुछ कुछ के पास होंगे। तो इसका मतलब है जो एंजाइम्स है ये स्पेसिफिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? स्पेसिफिक पार्ट। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी वायरसेस हैं बच्चों, जितने भी वायरसेस हैं उनके पास आउटर कोड होगा। अच्छा, तमाम वायरसेस के पास आउटर कोड के तौर पे, मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा आउटर कोड के तौर पे? आउटर कोड के तौर पे होगा कैप्सिड, है ना। सबके पास होगा ये कैप्सिड। ऑल वायरसेस हैव कैप्सिड। लेकिन कुछ वायरसेस के पास इस कैप्सिड के बाहर, इधर जरा गौर करें डायग्राम पर, इस कैप्सिड के बाहर एक और भी कोट होता है, एक और भी। सबके पास नहीं होता ये कुछ कुछ के पास होता है। और इस कोट को हम नाम देते हैं एनवेलप का, ठीक है। दिस कोट इज कॉल्ड एनवेलप। तो सारे वायरसेस के पास कैप्सिड तो होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके पास ये बाहर वाला एक और कोट भी होगा, जिस कोट को हम नाम देते हैं एनवेलप का, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास डेंगू वायरस आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास कोविड-19 आ जाता है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है।
इन सब के पास कैप्सिड के बाहर एक और कोट है। अच्छा, ये जो कैप्सिड के बाहर कोट है ना, ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का बना हुआ है, ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कैप्सिड किसका बना होता है? अभी ऊपर बात हुई थी, कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का। लेकिन जो एनवेलप है ये किसका बना हुआ है? ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये सारे वायरसेस के पास नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक वायरसेस के पास होता है। और ये बना हुआ किसका है? ये बना हुआ है लिपोप्रोटीन का। ये किसका बना हुआ है बेटा? ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ना फेडरल बोर्ड की बुक ने ना दो एग्जाम्पल कोट की हुई है। फेडरल बोर्ड ने लिखा एक वायरस है, उसका नाम है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। फेडरल बोर्ड की बुक कहती है कि जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है ना, इसका जो कैप्सिड है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का जो कैप्सिड है, इसके अंदर 162 कैप्सोमियर्स होते हैं। कितने कैप्सोमियर्स होते हैं? 162 कैप्सोमियर। आपको बताया था ना ऊपर के जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है। इन छोटे छोटे यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं, और कैप्सोमियर भी प्रोटीन है, ठीक है ना। सो फेडरल बोर्ड ने लिखा कि ये जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है ना, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इस हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के पास ये जो कैप्सिड है उसका उसका जो कैप्सिड है वो किसका बना होता है? वो कैप्सोमियर का बना होता है। कितने कैप्सोमियर का? 162 कैप्सोमियर का। और दूसरी एग्जांपल फेडरल बोर्ड ने कोट करी वो है एडिनो वायरस की। इसकी एग्जांपल है एडिनो वायरस के केस में फेडरल बोर्ड बोलती है कि इसके कैप्सिड के अंदर 252 कैप्सोमियर्स है। कितने कैप्सोमियर्स है बेटा इसके? 252 कैप्सोमियर्स है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यहां तक बात। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की, ठीक है बच्चों, ये हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ। अच्छा, हम ना वायरसेस को ना तीन बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों की एग्जांपल लूं, तो आप लोगों को अगर हम एक दूसरे से अलग करें ना, तो बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं। हम हाइट के बेसिस पर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर सकते हैं। हम स्किन कलर के बेसिस पर एक इंसान को दूसरे इंसान से जो है वो अलग कर सकते हैं। इसी तरह वायरसेस को हम तीन बुनियादों पर, थ्री बेसिस पर, कितने बेसिस पर? वायरसेस आर वायरसेस आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन समझते हो? हम इनको अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। तो वायरसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ऑन थ्री बेसिस। कितने बेसिस पर? ऑन थ्री बेसिस। तो वायरसेस को आप तीन बुनियादों पर, तीन बेसिस पर एक वायरस को दूसरे वायरस से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरसेस को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अच्छा, एक बात बताएं, मैंने आपको बताया था कि वायरसेस जो है वो पैरासाइट है, लेकिन वो कौन से पैरासाइट है? सेलुलर पैरासाइट है। वो किसको होस्ट बनाते हैं? वो सेल को होस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अब होस्ट की बुनियाद पर हम वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, होस्ट की बुनियाद पर। आपको पता है आप जो है वो एनिमल में शुमार होते हैं। इंसान एक एनिमल है, या हम जितने भी और दीगर एनिमल्स हैं। अब हम क्योंकि एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी में मौजूद सेल कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। अच्छा, प्लांट की बॉडी में, प्लांट जानदार है, किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ, लेकिन उसके सेल को हम बोलेंगे प्लांट सेल। इसी तरह बैक्टीरिया भी जानदार है, और बैक्टीरिया जिस सेल का बना हुआ है उस सेल को बोलेंगे बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। तो वायरसेस ना तीन तरह के सेल को अपना होस्ट बना सकते हैं। एक एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल, तीसरा बैक्टीरियल सेल। अब गौर से सुनिएगा यहाँ पर बात। अगर वायरस एनिमल सेल को अपना होस्ट बनाए, किसको अपना होस्ट बनाए? एनिमल सेल को। यानी एनिमल सेल के अंदर आपकी बॉडी में मौजूद सेल एनिमल सेल है। आपकी बॉडी में जब कोविड-19 वायरस गया था, तो उसने आपकी बॉडी के सेल को अपना होस्ट बनाया था। तो आपकी बॉडी के सेल्स को, वो वायरसेस जो आपकी बॉडी के, एनिमल की बॉडी के सेल को होस्ट बनाएंगे, उन वायरसेस को हम बोलेंगे जूफेज। क्या बोलेंगे? जूफेज। जूफेज कौन है? जूफेज वो वायरस है। जूफेज कौन है बेटा? जूफेज वो वायरस है जो कि एनिमल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं। अगर वायरस प्लांट सेल को अपना होस्ट बनाए, तो उन वायरसेस को हम बोलेंगे फाइटोफेज। क्या बोलेंगे बेटा? फाइटोफेज।
और वो वायरस जो कि बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाए, उन वायरसेस को हम नाम देंगे बैक्टीरियोफेज का। किसका नाम देंगे बेटा? उन वायरसेस को हम नाम देंगे बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज का। तो हमने वायरसेस को होस्ट की बुनियाद पर, अगर वायरस एनिमल सेल को होस्ट बना रहा है तो जूफेज, अगर वायरस प्लांट सेल को होस्ट बना रहा है तो फाइटोफेज, और अगर वायरस बैक्टीरियोफेज को होस्ट बना रहा है तो बैक्टीरियोफेज। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पर एक चीज आप सुन लें गौर से, आप जो जूफेज, आप जो एनिमल्स है ना, ये वायरसेस का फेवरेट शिकार है, ठीक है, आप लोग वायरसेस का फेवरेट शिकार है। आपको वो वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए है, आपको वो वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए। बुक की बात बता रहा हूँ आपको। आपको डीएनए वाले वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं, मैंने बताया था ना, वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल जो जो अपनी जनरेशन को पास करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल किसको लेकर पास होता है? कैरेक्टर्स को लेकर। तो याद कर ले, एनिमल सेल को होस्ट बनाने वाले वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए भी देखा गया, और कुछ वायरसेस जो कि एनिमल सेल को ही होस्ट बनाते हैं, एनिमल्स में बीमारियां कॉज करते हैं, उनके पास आरएनए भी होता है, ठीक है ना। सो कंटेन डीएनए और आरएनए एज जीनोम, ठीक है। तो मेरे बच्चों, इसका मतलब है, जो जूफेजेस है, जूफेजेस का मतलब वो वायरसेस जो एनिमल सेल को होस्ट बनाएंगे, उनके पास देखा गया कि डीएनए भी उनका जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हो सकता है, और उनके पास आरएनए भी। यानी आप फेवरेट शिकार है, किसके फेवरेट शिकार है? वायरसेस के। अगर मैं यहाँ पे प्लांट की बात करूं, अभी तक ना प्लांट के अंदर 2000 नोन डिजीज कॉज बाय वायरसेस। अभी तक प्लांट्स के अंदर 2000 ऐसी बीमारियां डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि वायरस कॉज कर रहा है, और देखा गया इन तमाम वायरसेस के पास, जो कि प्लांट में बीमारियां कॉज कर रहे हैं, जो कि प्लांट सेल को होस्ट बना रहे हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए मौजूद है, ठीक है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? इनके पास जेनेटिक मटेरियल, इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? आरएनए। यानी अभी तक अकॉर्डिंग टू योर बुक, लेकिन ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बाकी अभी तो डिस्कवरीज लेटेस्ट हो चुकी हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अभी तक वायरसेस के अंदर ऐसी 2000 बीमारियां डिस्कवर हो चुकी हैं जो कौन कॉज कर रहे हैं? जो कि वायरसेस कॉज कर रहे हैं, और उन तमाम वायरसेस के पास उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ बैक्टीरियोफेज की, यानी वो वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को होस्ट बनाते हैं, यानी आप यहाँ पे एक शानदार सी बात समझे, वैसे तो बैक्टीरिया बीमारियां कॉज करते हैं ना, लेकिन ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के अंदर भी डिजीज कॉज कर देते हैं, बैक्टीरियल सेल को भी अपना होस्ट बनाते हैं, और देखा गया, यानी वो तमाम वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को, और बैक्टीरियल सेल इज आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो वो वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। अभी तक आपके बुक के अकॉर्डिंग बैक्टीरियोफेज के पास कौन सा डीएनए देखा गया है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आप हो गए फेवरेट शिकार, यानी आपको डीएनए वाले वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं, आपको आरएनए वाले वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट के केस में मैंने आपको बताया कि अभी तक 2000 ऐसी बीमारियां प्लांट के अंदर डिस्कवर हुई हैं जो कि वायरसेस कॉज कर रहे हैं, और उन तमाम वायरसेस के पास उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। और वो वायरसेस जो कि बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या देखा गया है? उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर एक और पॉइंट की, एक और डिफरेंस की। वो डिफरेंस क्या है? ये जो जूफेजेस होते हैं ना, जो कि एनिमल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, इनकी शेप कैसी होती है? दे आर स्फेरिकल इन शेप, जनरली स्फेरिकल। ऐसे बहुत सारे जूफेजेस हैं जो एनिमल सेल को अपना होस्ट बना रहे हैं, लेकिन स्टिल उनकी शेप जो है स्फेरिकल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जर्नली बात कर रहे हैं हम लोग, जर्नली वो वायरसेस जो कि एनिमल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, स्फेरिकल इन स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। अच्छा जी,
तो वो वायरसेस जो कि एनिमल सेल को होस्ट बनाते हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल समझते हो ना, सर्कुलर शेप, है ना। अच्छा, अब वो वायरसेस जो कि प्लांट सेल को अपना होस्ट बनाते हैं उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप रॉड लाइक होती है, जनरली रॉड लाइक। अगर मैं आपको एक वायरस की एग्जांपल दूं जिसका नाम है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, यानी इसका मतलब है ये मोजेक डिजीज, धब्बों वाली डिजीज कॉज करता है किसके अंदर, कॉलीफ्लावर प्लांट के अंदर, गोभी का प्लांट जो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है इसका ताल्लुक किस ग्रुप से होगा, फाइटोफेज से होगा, क्योंकि प्लांट बीमारी कॉज कर रहा है, लेकिन इसकी शेप स्फेरिकल होती है। तो मैंने अगेन आपको बताया हम जर्नली बात कर रहे हैं, तो जर्नली वो वायरसेस जो कि प्लांट सेल को अपना होस्ट बनाते हैं उनकी शेप कैसी होती है, रॉड लाइक होती है, और इसी रॉड लाइक शेप को हम हेलिकल शेप भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, हेलिकल शेप, ठीक है। तो रॉड लाइक या हेलिकल, हेलिकल इस शेप को बोलते हैं, ये इस तरह की शेप, ठीक है। तो ये दूर से दिखने में आपको रॉड जैसी भी लगेगी, रॉड लाइक भी लगेगी, ठीक है। इस तरह की शेप के होते हैं कौन, फाइटोफेज। अगर मैं बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो बेटा इनकी शेप होती है टैडपोल शेप। किस शेप के होते हैं ये, टैडपोल शेप के होते हैं। और इसी टैडपोल शेप को हम पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाली शेप। अभी मैं आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, ये आपने शेप देखी होगी ना, दिस शेप इज कॉल्ड टैडपोल शेप। तो वो वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं उनकी ये वाली शेप होती है, लेकिन इसी शेप को फेडरल बोर्ड ने कॉम्प्लेक्स शेप बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, कॉम्प्लेक्स शेप बोला हुआ है, ठीक है। इसी शेप को फेडरल बोर्ड ने कॉम्प्लेक्स शेप बोला हुआ है। तो जूफेजेस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। फाइटोफेजेस की शेप कैसी होती है, रॉड लाइक। और बैक्टीरियोफेज की शेप कैसी होती है, टैडपोल शेप। अब मैं लास्ट पॉइंट एग्जांपल्स का रखता हूँ, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट एग्जांपल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे जूफेजेस की एग्जांपल दें, तो आप सारे मुझे बहुत सारे वायरसेस के नाम बताएंगे जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि कोविड-19, जैसे कि डेंगी, इसके अलावा हाँ जी हर्पीस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे वो वायरसेस हैं जो कि एनिमल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे फाइटोफेजेस की एग्जांपल दें, यानी उन वायरसेस की एग्जांपल दें जो प्लांट सेल को अपना होस्ट बनाएंगे, तो बेटा एक वायरस जो सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस था, याद है वायरसेस में जो पहला वायरस डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था, टोबैको मोजेक वायरस, जिसको किसने डिस्कवर किया था, डब्ल्यू एम स्टैनली ने 1935 में। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। तो टोबैको मोजेक वायरस प्लांट में बीमारी कॉज करता है, प्लांट सेल को होस्ट बनाता है, तो ये किस में आ जाएगा, फाइटोफेज में। इसके अलावा एक और मैंने आपको एग्जांपल दी कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस की, तो ये दोनों वायरसेस जो है वो फाइटोफेजेस हैं, यानी ये प्लांट सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, यानी वो वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को होस्ट बनाएंगे, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएंगे, उन वायरसेस की जिनकी शेप टैडपोल होती है ना बेटा, इनकी एग्जांपल्स में आ जाएगा टीफेज एंड एक्सफेज। ये बुक की एग्जांपल है, मैंने आपको कोट कर दी, ठीक है। तो ये हमने वायरसेस को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है। अब हम वायरसेस को क्लासिफाई करेंगे on the basis of genome. Genome mean genetic material, यानी वायरसेस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इससे पहले कि हम एक मिनट इसको मैं जरा रब करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हम पहले वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं, हम पहले वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है ना। तो पहले हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये थोड़ा छोटा है और ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो हम वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उनके दिखने में कैसे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम वायरसेस को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, हमें उनका कोट नजर आएगा, कैप्सिड नजर आएगा। तो उनके कैप्सिड की क्या शेप है, तो वो ही उनकी शेप होगी, ठीक है। तो उनकी कैप्सिड की शेप के बेसिस पर हम वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बच्चों आ जाएगा रॉड शेप, ठीक है। रॉड शेप जिनकी रॉड लाइक समझते हो ना, ऐसी रॉड जैसे होती है ना रॉड, ये इस तरह रॉड शेप, ये रॉड शेप होती है, ठीक है। तो रॉड शेप वायरस, दे आर आल्सो कॉल्ड हेलिकल वायरस। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद करनी है,
तमाम बुक्स में यही एग्जाम्पल दी हुई है, वो दी हुई है टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है टीएमवी, ठीक है ना। तो टीएमवी रॉड शेप होते हैं, और रॉड शेप ही हम हेलिकल शेप भी बोलते हैं, रॉड शेप को, ठीक है। तो रॉड शेप या हेलिकल शेप में हमारे पास जो है वो आ जाएगा टोबैको मोजेक वायरस। अब दूसरी शेप है हमारे पास, वो शेप है पॉलीहेड्रन। अच्छा, पॉलीहेड्रन ना बेटा, पॉलीहेड्रन हम उस शेप को बोलेंगे जिसमें बहुत सारी साइड्स हो। आप इमेजिन करें, ऐसी शेप इमेजिन करें जिसमें आपको बहुत सारी साइड्स देखने को मिले, और वो तमाम साइड फ्लैट हो, फ्लैट साइड्स हो। जैसे कि क्यूब, क्यूब में आपको बहुत सारी साइड्स मिलती हैं, और वो तमाम साइड्स फ्लैट होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूं मैं, ये वाली देखिए, ये शेप, तो आप आपको इस शेप में बहुत सारी साइड्स मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, और ये सारी साइड्स फ्लैट है। तो इस शेप को हम पॉलीहेड्रन बोलेंगे। तो पॉलीहेड्रन उस शेप को बोलेंगे जिसमें मैनी साइड्स हो, और वो साइड्स कैसी हो, वो साइड्स फ्लैट हो, ठीक है। अब पॉलीहेड्रन की एग्जांपल आपने याद रखनी है, वो है एडिनो वायरस। अच्छा, एडिनो वायरस के बारे में हमारी एक और बात ऊपर हुई थी। ये जो एडिनो वायरस है ना बेटा, इसके कैप्सिड के कैप्सोमियर की तादाद 252 होती है, जो फेडरल बोर्ड ने मेंशन की है, ऊपर बताया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसकी शेप जो है वो पॉलीहेड्रन आएगी। पॉलीहेड्रन हर उस शेप को बोलेंगे जिसमें बहुत सारी साइड्स होंगी, और वो तमाम साइड्स फ्लैट होंगी, ठीक। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्फेरिकल शेप वायरस की, यानी जिनकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, गोल होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाएगा कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस आ जाएगा। अच्छा, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस के अलावा हमारे पास आ जाएगा डेंगी, ठीक है। डेंगी के अलावा हमारे पास आ जाएगा कोविड-19। इन सबकी शेप जो है वो, अच्छा, इन सबकी शेप जो है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, गोल होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं एनवेलप्ड वायरस की। एनवेलप समझते हो, वो वायरसेस जिनके पास एनवेलप होगा। एनवेलप याद है, मैंने कहा था वायरसेस के पास प्रोटीन का कोड होता है, और कुछ वायरसेस के पास उन प्रोटीन के कोड यानी कैप्सिड के बाहर एक और कवरिंग भी होती है, एक और कोड भी होता है जो लिपोप्रोटीन का बना होता है। उस कोड को हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। और उन वायरसेस को जिनके पास एनवेलप होगा उन्हें क्या बोलेंगे, एनवेलप वायरसेस। तो बेटा एनवेलप मौजूद है। अब जिन वायरस के पास एनवेलप मौजूद है उनकी एग्जांपल, बेटा उनकी एग्जांपल में अगेन ऊपर वाली एग्जांपल ही कोड करूंगा, डेंगी आ गया। डेंगी के अलावा कोविड-19 वायरस आ गया। इसके अलावा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी वायरस आ गया, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया। इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। बेटा ये तमाम वायरसेस वो वायरसेस है जिनके कैप्सिड के बाहर एनवेलप भी मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं वो वायरसेस जिनकी शेप है बुलेट शेप। बुलेट देखी भी आपने, बुलेट शेप। तो बुलेट शेप में याद कर लें आप एक वायरस जिसका नाम है रेब्डो वायरस। क्या नाम है, रेब्डो, रेब्डो वायरस। अच्छा, इसको बेसिकली हम रेबीज वायरस के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है ना, रेबीज। इसको हम इसको हम रेबीज वायरस के तौर पे भी जानते हैं, रेब्डो वायरस, ठीक है। तो ये जो रेब्डो वायरस है ना, ये बुलेट शेप होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बटन शेप वायरस की, तो बटन शेप वायरस में हमारे पास आ जाएंगे पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो, अच्छा, पैरामिक्सो वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड मीजल एंड मम्स वायरस, ठीक है ना। ये जो पैरामिक्सो वायरस है, इनकी बटन शेप होती है, इनकी बटन जैसी शेप होती है। अच्छा, अब एक लास्ट शेप हमारे पास रह गई है, वो है आइकोसाहेड्रल। अच्छा सर, ये आइकोसाहेड्रल शेप कैसी है? आप एक ऐसी शेप एज्यूम करें जिस शेप में आपको बहुत सारी साइड्स देखने को मिले, और वो तमाम साइड्स ट्राइंगुलर शेप की हो। आइकोसाहेड्रल उस शेप को बोलेंगे जिसमें आपको 20 ट्राइंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे। ऐसी शेप जिसमें आपको 20 ट्राइंगुलर फेसेस देखने को मिले। चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है, इस तरह शेप ड्रॉ करिए। फिर बीच में आप लोग इस तरह ट्राइंगल ड्रॉ करिए, ठीक है। फिर इस साइड को यहाँ से मिलाएं, यहाँ से मिलाएं, और यहाँ से मिलाएं, ठीक है। फिर इस साइड को भी यहाँ से मिलाएं, यहाँ से मिलाएं, ठीक है, और यहाँ से मिलाएं। फिर इस साइड को यहाँ से मिलाएं,
यहाँ से मिला है और यहाँ से मिला। ठीक है, अब जरा काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 ये ट्राइंगुलर साइड आ गई और 10 इसके पीछे। जाहिर है ये 2D शेप है और 3D शेप में आपको 20 ट्राइंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे। तो जिन वायसेस की ये वाली शेप होगी ना बेटा, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे आइकोसा हेड्रल शेप। ठीक है, आइकोसा हेड्रल। और बेटा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है हर्पीज वायरस की। किसकी आ जाती है? अच्छा, हर्पीज वायरस की। हर्पीज वायरस के बारे में हमने इससे पहले भी बातें की हैं। क्या बात की थी? हर्पीज वायरस की शेप तो इस तरह की है, इस तरह की शेप है इसकी। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं? आइकोसा हेड्रल। ठीक है ना, आइकोसा, आइकोसा हेड्रल। ठीक है ना। इसके अलावा हमने हर्पीज के बारे में क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि इसके कैप्सिड में कैप्सोमियर की तादाद कितनी है? इसके कैप्सिड में कैप्सोमियर की तादाद है 162। अच्छा, तो ये हमने वायरसेस की क्लासिफिकेशन कर ली ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन रह गई है, और वो लास्ट बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हम वायरसेस को, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हम वायरसेस को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं उन वायरसेस की जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, यानी हम वायरसेस की बात कर रहे हैं, डीएनए वायरसेस। ठीक है, डीएनए वायरसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, डीएनए वायरसेस में हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे उन वायरसेस को। नंबर वन, जिन वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, यानी वो वायरसेस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और वो डीएनए कैसा है बेटा? वो डीएनए इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है ना। अच्छा सर, एग्जाम्पल बताएं ऐसे वायरसेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने यहाँ पर याद करनी है बेटा। एग्जाम्पल आपने क्या याद करनी है? एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है हर्पीस की। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। याद करें इसके बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। इसके बारे में पहली बात ये हुई थी कि इसके कैप्सिड में कैप्सोमेयर 162 है। दूसरी बात इसके बारे में अभी रिसेंटली करी कि इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप आइकोसाहेड्रल होती है। और तीसरी एक और बात हमने इसके बारे में कर ली कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल। यानी ये अपनी अगली जनरेशन को क्या देता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल जो फेडरल बोर्ड ने कोट की हुई है वो की हुई है वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस असल में चिकन पॉक्स वायरस को बोलते हैं। इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स वायरस को। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बच्चों स्मॉल पॉक्स वायरस याद करें। ये स्मॉल पॉक्स वायरस क्या कॉज करता है? स्मॉल पॉक्स डिजीज, जिसके लिए सबसे पहली मर्तबा वैक्सीन बनी थी। किसने बनाई थी? 1796 में एडवर्ड जनर ने बनाई थी। इसी वायरस के अगेंस्ट बनाई थी, स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट। ये क्या कॉज करता है? स्मॉल पॉक्स डिजीज। इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है ना। इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की।
वो वायरसेस इनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो उन वायरसेस की बात करें जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी डीएनए है लेकिन क्या है, इस तरह एक धागे का बना हुआ है, एक धागे का, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सर कौन सी एग्जाम्पल है, किन वायरसेस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो याद कर लें, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है पार्वो वायरस। अच्छा, ये पार्वो वायरस जब किसी भी इंसान की बॉडी में जाता है ना, तो ये उसको रैशेस कॉज करता है। अच्छा, सिवियर रैशेस नहीं, ऐसे बहुत गंदे किस्म के रैशेस नहीं, माइल्ड रैशेस। इसीलिए फेडरल बोर्ड ने इस पार्वो वायरस की जगह जो एग्जाम्पल कोट की हुई है, वो कोट की हुई है माइल्ड रैश वायरस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपने याद करनी है। पारो वायरस आपकी बुक में दी हुई है, माइल्ड रैश वायरस फेडरल बोर्ड की बुक में दी हुई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया। अच्छा, ये वायरस वो वायरस है इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आरएनए वायरसेस की, इसकी हम बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे आरएनए वायरसेस की। अब हम बात करेंगे, यानी वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानते हैं ना, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, एक जनरेशन अपनी दूसरी जनरेशन को देती है, दूसरी जनरेशन अपनी तीसरी जनरेशन को देती है, और वो जो है वो क्या चीज लेकर पास होता है, वो लेकर पास होता है कैरेक्टर्स को। ठीक है, कैरेक्टर्स को लेकर पास होता है। तो अब उन वायरसेस की बात करें जिनका जेनेटिक मटेरियल कौन है, जिनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है, आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, हमारा कैटेगरी आ जाएगी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ये आ जाएंगे सबसे पहले हम। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, यानी वो वायरस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए है लेकिन कैसा आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड। एग्जाम्पल क्या दी हुई है भाई, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है रियो वायरस। एक वायरस है जिसका नाम है रियो वायरस। अच्छा, ये रियो वायरस जब आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो डायरिया कॉज करता है। तो फेडरल बोर्ड ने इसकी एग्जाम्पल में दिया हुआ है डायरिया, यानी ये वो वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जिनका जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इज इट क्लियर? अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ना हम इससे पहले कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, हमें कुछ चीजें, कुछ रफ वर्क करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ रफ वर्क की, वरना इसके बगैर हमें चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, आप सब जानते हैं कि आपकी बॉडी सेल की बनी हुई है, और आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, सेल्स के अंदर सेल्स का एक पार्ट है जिसका नाम है राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। ठीक है, अच्छा, राइबोसोम ये जो प्रोटीन बनाएंगे ना, ये जो सेल के अंदर प्रोटीन बन रही है, मैंने आपको बताया अगेन कि सेल के अंदर आपकी बॉडी सेल की बनी है, और सेल के अंदर राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन जिस प्रोसेस से बनती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या नाम देते हैं, सेंट्रल डॉग्मा का। ठीक है ना, अब मान लो ये मेरी बॉडी का कोई भी सेल है, मान लो ये मेरी बॉडी का सेल है। अच्छा, मान लो इस सेल के अंदर ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये आ गया डीएनए। ठीक है, ये आ गया डीएनए। ठीक है ना, ये सेल आ गया मेरी बॉडी का, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए आ गया। ठीक है, अच्छा, और ये आ गया, मान लो इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये आ गया राइबोसोम। कौन आ गया, ये राइबोसोम आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रोटीन बन रही है, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रोटीन बन रही है, और प्रोटीन बना कौन रहा है, प्रोटीन बना रहे हैं राइबोसोम। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहाँ पर जहन में सवाल आता है, सर
सेल के अंदर प्रोटीन क्यों बन रही है? तो याद कर लो, आपको आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, आपको आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, वो इस वजह से हैं कि उस कैरेक्टर की प्रोटीन बॉडी में बन रही है। यानी इन शॉर्ट, प्रोटीन जो आपकी बॉडी के सेल्स बना रहे हैं ना, इनसे आपको क्या मिल रहे हैं? इनसे आपको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? कैरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे आपकी जो स्किन है, अगर मैं स्किन अगर मैं स्किन कलर की बात करूं, स्किन कलर की, तो आपका स्किन कलर पता है डार्क क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्किन अगर ज्यादा तादाद में, हाई तादाद में मेलानिन बनाए, क्या बनाए? मेलानिन बनाए, ठीक है ना। अगर स्किन, हमारी स्किन अगर बहुत ज्यादा क्या बनाएगी? ये केमिकल बनाएगी जिसका नाम है मेलानिन, बहुत ज्यादा बनाएगी, तो बेटा स्किन डार्क होगी। स्किन कैसी होगी? डार्क होगी। लेकिन अगर हमारी स्किन कम मेलानिन बनाए, कम क्या बनाए? मेलानिन, तो बेटा हमारी स्किन कैसी हो जाएगी? हमारी स्किन लाइट हो जाएगी, यानी गोरी चिट्टी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेलानिन है ना, जो आपकी स्किन बना रही है, ये असल में प्रोटीन है। ये कौन है? ये प्रोटीन है। इसका मतलब है प्रोटीन आपको क्या दे रही है? प्रोटीन आपको कैरेक्टर दे रही है। तो ये जो हमारी बॉडी के सेल्स में प्रोटीन बनती है ना, तो ये इसीलिए बनती है ताकि आपको कैरेक्टर्स मिले, ठीक है। तो अच्छा, इसकी एग्जाम्पल एक और समझे। अब आपकी स्किन मेलानिन बना रही है ना, तो मेलानिन बनाने के लिए कोई प्रीकर्सर होगा। मेलानिन बनाने के लिए कोई प्रीकर्सर होगा। प्रीकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल। आपकी स्किन इस प्रीकर्सर को किस में चेंज कर रही है? मेलानिन में। और मेलानिन से आपको क्या मिल रहा है? मेलानिन से आपको स्किन कलर मिल रहा है, यानी कैरेक्टर मिल रहा है। और मेलानिन खुद भी कैसा है? प्रोटीन नेचर का है। तो आपकी स्किन कर क्या रही है? आपकी स्किन में मौजूद प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल। मेलानिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है किसके अंदर? मेलानिन के अंदर। प्रीकर्सर चेंज हो रहा है किसके अंदर? मेलानिन के अंदर। ये काम केमिकल रिएक्शन के जरिए हो रहा है। और केमिकल रिएक्शन को कौन करवाते हैं? केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम किस नेचर के होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब आप एज्यूम करें, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के सेल्स में वो खास प्रोटीन बनेगा, जिस खास प्रोटीन से ये खास एंजाइम बनेगा, और ये खास एंजाइम इस खास प्रीकर्सर को चेंज करेगा इस मेलानिन में, और आपको करेक्टर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स में सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस के जरिए जो प्रोटीन बनती है, वो क्यों बनती है बेटा? वो क्यों बनती है? क्योंकि प्रोटीन से हमें करेक्टर मिलता है। अच्छा, प्रोटीन बनाने का काम किसका है? फिर प्रोटीन बनाएंगे राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम को ना प्रोटीन बनाना नहीं आता, ठीक है। तो प्रोटीन बनना बनना कैसे है प्रोटीन? इसकी सारी इंफॉर्मेशन ना डीएनए के पास होती है। और डीएनए कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। और राइबोसोम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है ना। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, डीएनए न्यूक्लियस में। और प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। किसके पास है? तो अब डीएनए करता क्या है? डीएनए डीएनए अपनी प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन को आरएनए पे कॉपी करता है। किसमें कॉपी करता है? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। किसका नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ कॉपी करता है? आरएनए में। अच्छा, इस आरएनए को हम नाम देंगे मैसेंजर आरएनए का। अब ये आरएनए बन गया, इस आरएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई प्रोटीन बनाने की। अब ये आरएनए जाएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और जाकर ये आरएनए अटैच हो जाएगा, किससे अटैच हो जाएगा? राइबोसोम से। और फिर राइबोसोम प्रोटीन बना लेंगे। जिस प्रोसेस से प्रोटीन बनाएंगे राइबोसोम, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसलेशन का, ठीक है। और ये दोनों मिलकर सेंट्रल डॉग्मा। तो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के सेल्स में प्रोटीन बन रही है, कौन से प्रोसेस से बन रही है? सेंट्रल डॉग्मा से। अब प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। तो डीएनए पहले उस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए के अंदर। और फिर मैसेंजर आरएनए सेल न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और जाकर अटैच होगा किसके साथ? राइबोसोम के साथ। और राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इस प्रोसेस को नाम देंगे किसका? इस प्रोसेस को नाम देंगे ट्रांसलेशन का। किसका? और ये दोनों स्टेप मिलकर क्या कर रहे हैं? ये दोनों स्टेप मिलकर सेंट्रल डॉग्मा को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन बन गई आपकी बॉडी में। फिर प्रोटीन से क्या मिलेगा? प्रोटीन से आपको कैरेक्टर मिलेगा, ठीक। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अब बात करते हैं, हम दोबारा अपने इस टॉपिक पे आते हैं। इस बात को समझने के बाद हमारे पास कुछ वायसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो है पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, एक बात समझें इसको। मान लें ये बॉडी का, हमारी बॉडी का कोई भी
ये हमारी बॉडी का कोई भी सेल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का कोई भी सेल, ठीक है। मान लें इस सेल के ऊपर, इस सेल के ऊपर ये आ गया वायरस, ये आ गया वायरस इस सेल के ऊपर अटैच हुआ वायरस, और इस वायरस का मान लें ये आ गया जेनेटिक मटेरियल, ये क्या आ गया जेनेटिक मटेरियल। वायरस हमारी बॉडी के सेल से अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारी बॉडी के सेल में भेज देगा। मान लें ये आ गया जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी के सेल के अंदर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए है लेकिन उसका कितने धागे हैं, सिर्फ एक धागा है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद ये अपने बच्चे प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा ये, इस तरह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा बहुत सारे, और ये हर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को अपने एक एक बच्चे को देगा, ठीक है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इसने कहाँ भेजा, होस्ट सेल में भेजा। होस्ट सेल में आने के बाद इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ये मल्टीपल कॉपीज बन गई, ठीक है। और हर एक कॉपी एक एक वायरस अपने एक एक बच्चे को देगा, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं क्या वायरस तैयार हो गए, आप बोलेंगे नहीं सर तैयार नहीं हुए। इन इन ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इनके ऊपर हमने प्रोटीन की कोट की कवरिंग करनी है, प्रोटीन की कवरिंग करनी है, ऐसा ही है, कैप्सूल कवरिंग। अब वायरसेस क्या करते हैं, अब वायरसेस प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन याद कर लें क्योंकि इस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, तो ये जो इसका अपना आरएनए है ना, ये इसका अपना आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव करेगा, किसके तौर पे बिहेव करेगा, मैसेंजर, यानी इसको ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, इसका अपना ये सारे आरएनए, ये सारे आरएनए किसके तौर पे बिहेव करने लग जाएंगे, मैसेंजर आरएनए के तौर पे। और इनसे कौन अटैच हो जाएगा, इनसे अटैच हो जाएगा राइबोसोम, इधर देखें इस वाइट डायग्राम में, इनसे अटैच हो जाएगा राइबोसोम, और फिर क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन होगी, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और फिर प्रोटीन चेंज होगा किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर, ठीक है ना। तो इनको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत, इनको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका अपना आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो इनका अपना है, वो किसके तौर पे बिहेव करता है, वो मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव करता है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, देयर आरएनए बिहेव्स एज मैसेंजर आरएनए, देयर आरएनए बिहेव्स एज, इनका आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव करता है, ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। अब एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी है, एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा डेंगू वायरस, डेंगू वायरस के अलावा हमारे पास आ जाएगा कोविड 19, ठीक है। कोविड 19 के अलावा हमारे पास आ जाएगा हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी, ये तीनों एग्जाम्पल तो हमारी बुक में कोट की हुई है, ठीक है ना। फेडरल बोर्ड ने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की हुई है रूबेला वायरस, रूबेला, ये वो वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, कौन सा वाला, पॉजिटिव सेंस, यानी इनका अपना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए किसके तौर पे बिहेव करेगा, मैसेंजर आरएनए के तौर पे, किसके तौर पे बिहेव करेगा बेटा, मैसेंजर आरएनए के तौर पे। तो ये हमारे पास बात हो गई, ये वो बात हो गई पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। नंबर थर्ड बेटा हमारे पास आ जाएंगे नंबर थर्ड पे वो आ जाएगा नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस आ जाएंगे। अच्छा, इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन इनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव नहीं करता, इनको मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। यानी इनका पास तो है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जब ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को होस्ट सेल में भेजेंगे ना, वहां पर जाकर अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे बच्चों को देने के लिए, फिर उन कॉपीज के लिए इनको प्रोटीन का कोड बनाना है, तो प्रोटीन का कोड बनाने के लिए इनको पहले मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर मैसेंजर आरएनए से क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन से कोड बनेगा, ठीक है ना। यानी इनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव नहीं करता, ठीक है। डू नॉट बिहेव्स एज मैसेंजर आरएनए, डू नॉट बिहेव एज मैसेंजर आरएनए, ठीक है, डू नॉट बिहेव एज मैसेंजर
आरएनए के तौर पे इनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल जो हमारी बुक्स में कोट की हुई है वो है रेब्डो वायरस। अच्छा, रेब्डो वायरस के बारे में हमारी एक और बात भी हुई थी, याद करें, रेब्डो वायरस रेबीज वायरस का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। और इसकी शेप बुलेट शेप होती है, याद है आपको। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसके अलावा एक और हमारे पास वायरस है जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, रेब्डो वायरस हम किसको नाम दे रहे हैं, रेबीज वायरस को। और पैरामिक्सो हम किसे बोल रहे हैं, मीजल एंड मम्स वायरस को बोल रहे हैं, है ना, मीजल एंड मम्स वायरस। तो ये वायरसेस वो है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, जिनका जेनेटिक मटेरियल है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास चौथी कैटेगरी जो मौजूद है, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है बेटा, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, विद डीएनए। अच्छा, अब ये कौन से वायरसेस हैं, आपको शुरू में देख के पता चल रहा होगा कि वो वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी आरएनए लेकिन इस तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड विद डीएनए इंटरमीडिएट। का मतलब क्या है, अब देखिए आपने एक चीज मुझसे ऊपर समझी, मान ली ये डीएनए है, ठीक है। अब जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो हमने इस प्रोसेस को नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन का। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन अगर आरएनए से ही डीएनए बने तो हम इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अगर आरएनए से डीएनए बने, डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इधर आ जाए जरा, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये अपने होस्ट सेल से अटैच होंगे, अटैच होने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में भेजेंगे। क्या है इनका जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। होस्ट सेल में जाने के बाद इनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले डीएनए बनाएगा, तो आरएनए से डीएनए बनेगा, इसका मतलब है क्या होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो इसका मतलब है ये क्या परफॉर्म करते हैं होस्ट सेल के अंदर, दे परफॉर्म दे परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दे परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इन वायरसेस को हम किस में लेंगे, इन वायरसेस को हम लेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट वायरसेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आ जाएगा HIV। तमाम बुक्स में ये ही एग्जाम्पल जो है वो कोट हुई हुई है। अब लास्ट हमारे पास जो टाइप है बेटा, नंबर 5, लास्ट हमारे पास जो टाइप है, लास्ट टाइप हमारे पास है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए viruses, double stranded DNA viruses with RNA इंटरमीडिएट। अच्छा, अब देखिए नाम से हमें अंदाजा हो रहा है कि वो वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो अपनी अगली जनरेशन को देंगे वो कौन है, वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये वायरसेस अपने होस्ट सेल से अटैच होंगे, अटैच होने के बाद अपना ये जेनेटिक मटेरियल जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको होस्ट सेल में भेजेंगे। अब भेजने के बाद करेंगे क्या, ये अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से पहले आरएनए बनाएंगे, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। इनकी एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बच्चों, इनकी एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास तमाम बुक्स में एक ही एग्जाम्पल कोड हुई हुई है, और वो कोड है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होस्ट सेल में भेजेंगे तो वहां जाने के बाद इनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर इस आरएनए से ये दोबारा अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इनको विद आरएनए इंटरमीडिएट बोलते हैं। यही एक एग्जांपल आपने कोट करनी है। चले भाई, थैंक यू सो मच।